हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर गए हैं और गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहेगा। उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदी, इस प्रकार से वंश का क्रम है। आप लोग यह ट्रिक देख चुके हैं। दिल्ली सल्तनत पर प्रमुख राजवंश जो राज करते हैं उसका ट्रिक था गुल खिला के तुम शैया ला दो। अगला ट्रिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिल्ली का प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक को क्रम से। क्रम से का मतलब किसके बाद कौन आया है, बिल्कुल क्रम से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ट्रिक का भाव समझते हैं। देखो तो सलीम, सलीम को कह रहा है देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया खिचड़ी बनलवा, यानी कुत्ता को जला के खिचड़ी पका दिया है कोई। तो कह रहा है देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया खिचड़ी बनलवा। तो देखो तो सलीम को हमने यहाँ पर लिया है, यानी वंश के क्रम में लिया है। और कुत्ता जल गया खिचड़ी बनलवा को हमने क्या लिया है, संस्थापक के क्रम में लिया है। तो एक एक वर्ड पर समझेंगे। देखो, दे मतलब दास वंश, खो मतलब खिलजी वंश। देखो तो मतलब तुगलक वंश, सलीम में श फॉर सैयद, ली फॉर लोदी और मो फॉर मुगल वंश। मुगल वंश यानी बाबर जब आता है तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर के मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है लोदी वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। उसके बाद कुत्ता जल गया खिचड़ी बनलवा का मीनिंग जो है, कुत्ता का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से है, जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी है, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक है, खिचड़ी मतलब खिज्र खां है, बनल मतलब बहलोल लोदी है, बा मतलब बाबर है। यही बाबर जब आक्रमण करते हैं दिल्ली सल्तनत पर तो बहलोल लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं दास वंश को, गुलाम वंश को। गुलाम वंश को मामलुक भी कहा जाता है। मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न का मतलब हुआ कि माता पिता की शादी नहीं हुई है, वह स्वतंत्र किसी माता पिता से उत्पन्न हो गया, उन लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दास का अर्थ होता है गुलाम। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया था। यहाँ पर एक ट्रिक है गुलाम वंश के शासक और उनका शासनकाल क्रम से। गुलाम वंश का शासक और उसका शासनकाल को हम लोग क्रम से एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक का भाव है ऐबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। ट्रिक के भाव में क्या कहता है कि ऐबक आ गया, रजिया को कह रहा है रुको, ऐबक आ गया है, और वह मान गया है काकू। ट्रिक का भाव है ऐबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। आइए अब हम लोग ट्रिक का अर्थ भी समझ लेते हैं। ट्रिक का भाव आप लोगों ने समझ लिया है, अब ट्रिक का अर्थ समझते हैं। ऐबक, ऐबक का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक आ फॉर क्या हुआ, आराम शाह। आराम शाह 1211 ईस्वी में आते हैं और 1211 ईस्वी में ही उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। वो बहुत कम दिन के लिए आते हैं। आराम शाह का हो सकता है बहुत छोटा या साधारण बुक में आपको चर्चा ना भी मिले, क्योंकि इनका कोई महत्व गुलाम वंश में ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद आई में ई है, ई फॉर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक लंबे दिनों तक शासन किया। और इल्तुतमिश को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के समय में बहुत सारे काम हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। आई का हो गया। रुक मतलब रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश का शासन समाप्त होता है तो उसी प्रकार से जैसे आराम शाह कुछ दिन के लिए आता है, उसी प्रकार से रुकनुद्दीन फिरोज भी यहाँ अल्प समय के लिए आते हैं। रुक रजिया, रजिया का मतलब तो आप लोग रजिया सुल्तान जानते ही हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला, रजिया बेगम भी बोलते हैं, तो रजिया बेगम कहिए या रजिया सुल्तान कहिए, दोनों एक ही नाम है। इन्होंने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक 4 वर्षों तक शासन किया। रजिया के बाद कहता है कि वह मान गया काकू। वह मतलब बहराम शाह, वह मतलब बहराम शाह, वह को बह आप बोलिए, वह मान गया काकू में वह मतलब बहराम शाह। इन्होंने 1240 से लेकर के 1242 वर्ष तक, यानी मात्र 2 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। वह मान में माँ जो है वह मसूद शाह है। माँ मतलब मसूद शाह। मसूद शाह भी मात्र 2 वर्ष के लिए रहते हैं, 1242 से 1246 ईस्वी तक। मान में 9 जो है नसरुद्दीन महमूद है।
नसरुद्दीन महमूद ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था। और इनके बारे में कहा जाता है, नसरुद्दीन महमूद के बारे में, कि इन्होंने अपना जीवन जो है वह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इनका शासनकाल है 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक, कुल 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद मान गया, गया मतलब गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो है बहुत शक्तिशाली भी था, प्रभावशाली भी था, इनका व्यक्तित्व भी था, सब कुछ था। बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग जिस तरह से इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और एक बलबन के बारे में पढ़ेंगे। यह तीन जो है बहुत प्रमुख शासक है दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद काकू मतलब कैकूबाद, काकू मतलब कैकूबाद। इन्होंने 1287 से 1290 ईस्वी तक 3 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और गुल खिला के मतलब खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत पर। आइए कुछ आगे पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ऐबक ने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां किसे कहा जाता है? ऐबक को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक लिखने का मतलब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कुरान खां। अगला एक ट्रिक है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण घटना एवं निर्माण। उन्होंने कुछ, उनके शासनकाल के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उन्होंने बहुत प्रमुख निर्माण करवाया था। इनके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया, वो देख लीजिए। ट्रिक का भाव है, तो इसे आप कविता के पंक्ति की तरफ पढ़ लेंगे। मर गए खेलकर चौगान, करते रहे लाखों का दान, कुतुब मीनार की नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। अब इसका अर्थ भी आप लोग समझ जाएंगे। यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो अर्थ बहुत आसान है। ऐबक की मृत्यु चौगान, यानी पोलो को बोलते हैं चौगान, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। मर गए खेलकर चौगान, समझ गए कि उनकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। करते रहे लाखों का दान। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐबक बहुत दानी शासक था, जिसके कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाखों का दान करने वाले को लाख बख्श कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श। मर गए खेलकर चौगान, समझ गए। करते रहे लाखों का दान, यह भी समझ गए। कुतुब मीनार की नींव डालकर, उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, निर्माण पूर्ण नहीं करवाया था, सिर्फ आरंभ करवाया था। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में शुरू करवाया, लेकिन इसे पूर्ण रूप इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुब मीनार का पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद अंतिम वर्ड है यहाँ पर, 2.5 दिन में किया निर्माण। तो 2.5 दिन में क्या निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन का निर्माण इसके शासनकाल में ही हुआ था। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, जिसका निर्माण विग्रह राज ने करवाया था। यह मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था। यह मूल रूप से एक क्या था? संस्कृत विद्यालय था। तो इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मर गए खेल कर चौगान, करते रहे लाखों का दान, कुतुब मीनार की नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप लोग ट्रिक देख चुके हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल आता है और कुतुब मीनार का नींव उन्होंने डाला था, लेकिन वो चौगान खेलते समय जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसका पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। आइए आगे एक और ट्रिक है, उससे भी देख लेते हैं। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऐबक कफन को लहराए। ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में। तो ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कफन मतलब दफन, और लहराए मतलब लाहौर में इसको दफन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। उसने दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विकास किया, इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। उसने तांबा का जीतल और चांदी का टंका नामक सिक्का जारी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम में नहीं लेकिन रेलवे एसएससी सब में अनेकों बार ये पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के जारी किए, उसने तांबा का जीतल और टंका का, चांदी का टंका नमक जारी किया था।
इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया। इसे तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि चालीसा दल की स्थापना किसने की। तो चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहली बार मदरसा का निर्माण करवाया। उसे ही मकबरा निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मकबरा निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश से रिलेटेड एक ट्रिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको भी समझते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, इसके भाव को समझते हैं। यहाँ पर भाव है ट्रिक का, सुल्तान को मोह के मीना टका जीत चले। सुल्तान को मोह लिया किसने? मीना ने, और टका को जीत। टका मतलब रुपया को बोलते हैं, बांग्लादेश में टका रुपया को बोलते हैं। तो टका जीत चले, सुल्तान को मोह के मीना टका जीत चले। आइए अब इसके भाव तो समझ लिए हैं, ट्रिक को अर्थ को समझते हैं। इसके भाव को समझ चुके हैं, आइए अब इसके मीनिंग को, अर्थ को समझते हैं। सुल्तान मतलब सुल्तानगढ़ी। सुल्तान मतलब क्या हुआ? सुल्तानगढ़ी। ये सुल्तानगढ़ क्या है? तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। सुल्तानगढ़ी क्या है? तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। सुल्तान को मोह के मीना, मोह मतलब क्या हुआ? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। मीना मतलब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। टंका मतलब आप पढ़ चुके हैं, टांका चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। यह किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जीत मतलब जीतल, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। यह किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने। चली मतलब चालीसा दल। चालीसा दल गुलाम सरदारों का एक संगठन था। तो इल्तुतमिश ने जो महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए या कुछ महत्वपूर्ण निर्माण करवाया, उसका यहाँ पर एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सुल्तान को मोह के मीना टका जीत चली। कुछ पॉइंट्स है, उसको क्रम से देख लेते हैं। रजिया जुम्मे के नमाज के दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के अमीरों के सामने न्याय मांगते हुए उपस्थित हुई। इस प्रकार दिल्ली के अमीरों के सहयोग से 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को अमीर आखूर का पद दिया। रजिया ने भटिंडा के इक़्तादार अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से स्वयं चल पड़ी। उसने अल्तुनिया के विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन उसके साथ विवाह भी कर लिया। अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के बाद क्या किया कि अल्तुनिया से ही रजिया ने विवाह कर लिया। इसी समय जब वह दिल्ली वापस आ रही थी तो कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया पूरे मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासक बना रहा। तत्पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासक बना। इन दोनों ने 2-2 वर्षों के शासन करने के बाद नसरुद्दीन महमूद एक शासक बना, जिन्होंने 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया। नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बलबन बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान था, जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो आपका जवाब हो जाता है बलबन ने। इस सिद्धांत के तहत बलबन ने स्वयं को नियावत खुदाई अर्थात खुदा का प्रतिनिधित्व घोषित किया। इस सिद्धांत के तहत बलबन ने क्या किया था कि नियावत खुदाई यानी खुदा का प्रतिनिधित्व। अपने आप को क्या कहा बलबन ने? मैं खुदा का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। उसने यानी बलबन ने सुल्तान को जिल्लेलाह ईश्वर का छाया कहा। उन्होंने सुल्तान को क्या कहा? यह ईश्वर की छाया है, जिल्लेलाह है। सुल्तान बनते ही बलबन ने तुर्के चिहलगानी अर्थात चालीसा दल को क्या किया? भंग कर दिया। चालीसा दल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। भंग किसने किया? बलबन ने। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिजदा और पाबोश की शुरुआत की। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी पर्व नवरोज़ त्यौहार मनाने का प्रचलन प्रारंभ किया था। नवरोज़ प्रथा का प्रारंभ किसने किया? बलबन ने। ये बहुत जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं सब के सब पॉइंट
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। किसी को ऐसा लगता है कि ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो उनको एग्जामिनेशन का अनुभव अभी कम है, वह अभी एग्ज़ाम दे दे करके सीखे कि क्या पूछता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं पूछता है। यदि यह छांटने में आप सक्षम हो गए तब तो आप जान ही गए कि क्या पूछेगा, बस उतना सा पढ़ के चले जाइए, एग्ज़ाम हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट है, बलबन ने प्रशासन के क्षेत्र में लौह एवं रक्त नीति का प्रचलन किया। इसी नीति के तहत बलबन कहा करता था कि जैसे मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक नसें क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, आंखें जलने लगती है तथा हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन ने पहली बार दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग तथा गुप्तचर विभाग का गठन किया। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद अगला सुल्तान कैकुबाद बना। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? कै खुसरो को, लेकिन कै खुसरो की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगला सुल्तान कैकुबाद बना। बलबन के ही राज दरबार में अमीर खुसरो तोताए हिंद नामक विद्वान रहा करता था। अमीर खुसरो किनके दरबार में रहा करता था? बलबन के दरबार में। तोताए हिंद इन्हीं को बोला जाता है। यहाँ पर अब एक ट्रिक है बलबन के दरबारी कवि। बलबन कहता है खुश रहो हसन, बलबन खुश रहो हसन। बलबन डैश देने का मतलब हुआ, बलबन कहता है कि खुश रहो हसन। बलबन मतलब गयासुद्दीन बलबन, खुश रहो मतलब खुसरो अमीर खुसरो, हसन मतलब अमीर हसन। तो खुश रहो मतलब हुआ कि अमीर खुसरो और हसन का मतलब हुआ अमीर हसन। ये दो विद्वान थे जो बलबन के दरबारी कवि थे। बलबन ने प्रारंभ करवाया था, कुछ चीज़ बलबन ने प्रारंभ करवाया था जो आप पीछे देख चुके हैं। नवरोज मनाए सिजदा पावोस बलबन ने। यहाँ पर ट्रिक का भाव क्या है? नवरोज मनाए सिजदा पावोस। कितने रोज मनाना है सिजदा पावोस? नवरोज मनाए सिजदा पावोस बलबन ने। नवरोज मतलब आप जानते हैं कि नवरोज त्यौहार जो है बलबन ने प्रारंभ करवाया था। सिजदा घुटने के बल बैठकर सम्राट के सामने झुकना और पावोस सम्राट के पाँव को चूमना। सिजदा का अर्थ आप समझ गए, पावोस का भी अर्थ समझ गए। सिजदा पावोस की प्रथा का प्रारंभ बलबन ने किया था। नवरोज त्यौहार मनाने का प्रारंभ जो है प्रचलन बलबन ने किया था। और एक और पॉइंट यहाँ पर दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग का गठन भी बलबन ने किया था। ये दीवाने अर्ज आप बिल्कुल नहीं भुलाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इतना ही रहने देता हूँ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत रोचक है। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।